So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSC PI and Academy. So please download an Academy Learning app. यहाँ पे मिलेगी आपको बहुत सी awesome videos. नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मिलेगी आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, बहुत सारे क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी awesome वीडियोस का. सो यहाँ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से आपके लिए तैयार रहते हैं. अब हम बात करते हैं सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में. सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको वैसे तो 64,000 है, बट अगर आप उस पर कोड इस्तेमाल करते हैं, क्या कोड इस्तेमाल करते हैं, आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 57,600 रुपीज. और इसे आप ईएमआई में भी पे कर सकते हैं. ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई 6, 12, 24 महीना. ठीक है, तो नो कॉस्ट ईएमआई पे कर सकते हैं. बेस्ट है. आप पीटी की तैयारी करते हैं, आप मेंस की तैयारी करते हैं, यहीं पे आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, आप सीसेट पेपर 2 करते हैं, फिर उसके बाद आप ढेर सारे मॉक करते हैं, फिर उसके बाद आप एक फैकल्टी से नहीं पढ़ना चाहते, किसी और से पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं. आप एक ऑप्शनल नहीं दूसरा ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं. ठीक है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं देखने के लिए. दैट इज ओनली इन 57,600 रुपीज. ठीक है, चलिए. So this is all about me, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. तो अब हम बात करते हैं, हमारा कोर्स ओवरव्यू चल रहा है. इसमें हम क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर के हम लोग एमसीक्यू करते हैं. मतलब करंट अफेयर उसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं. ठीक है, फिर साथ साथ में हम अपना स्टैटिक का पोर्शन करते हैं. स्टैटिक के पोर्शन में हम अभी क्या कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं. ठीक है, तो उस तरीके से हमारा कुछ ना कुछ साथ साथ में चलता रहता है. डिटेल डिस्कशन करते हैं हर एक क्वेश्चन की हम. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साथ में डिटेल डिस्कशन के साथ साथ हम लोग करते हैं, एक मिनट, हम लोग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं. बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूपीएससी के हैं, अदर एग्जाम्स के हैं. तो आज हम 14 और 15 जुलाई के जो भी हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देखते हैं. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है. ठीक है, सब ये लेटेस्ट करंट अफेयर के हैं. ठीक है, तो अगर आपने 1-2 दिन में जितने भी करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे. कि छबार जेदान रेलवे लाइन इज लोकेटेड इन. बड़ा सिंपल सा सीधा क्वेश्चन बना दिया है क्योंकि ये ज्योग्राफी का लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, और इसमें कुछ इतना कोई खास बन के सामने नहीं आएगा. ठीक है, तो आपको ये बताना है ये कहाँ पे है. छबार जेदान रेलवे लाइन ये ईरान में है, इराक में है, ओमान में है या पाकिस्तान में है. तो ये कहाँ पे है आपका, ये है ईरान में. ठीक है, कहाँ पे, ईरान में. चलिए, तो वही अभी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. छबार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, अब आपको ये बताना है. ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में, पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ टोंकिन में या फिर रेड सी में. ठीक है, तो सोचिए इस तरीके से क्वेश्चंस निकल के आते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छबार पोर्ट, 3-4 साल से इंपॉर्टेंट ही है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्स के. तो इस तरीके से भी आपको गल्फ से रिलेटेड पूछ लेता है, किस कंट्री से रिलेटेड है, किसके टचिंग है, क्या है, किसी भी तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्वेश्चन निकल के आता है. ठीक है, चलिए तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब कर पाते हैं. चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है गल्फ ऑफ ओमान. क्या है करेक्ट आंसर, गल्फ ऑफ ओमान. चलिए, तो वही है छबार जेदान रेलवे लाइन है. देखिए इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था इंडिया को. ठीक है, बट अब क्या किया है, ईरान ने इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि खुद से कहा है कि मैं खुद से बनाऊंगा. ठीक है, और उसके लिए पैसा कौन दे रहा है, उसको चाइना दे रहा है. ठीक है, तो चाइना ने यहाँ पे जहाँ पे छबार पोर्ट में इंडिया ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, पूरा पोर्ट बनाया और सब कुछ काम किया. ठीक है, चाइना एक तरीके से अपना डेप्ट ट्रैप खेल रहा है. ठीक है, डेप्ट ट्रैप. ठीक है, तो इसके ये उधार देके लोगों को फंसाने की जो नीति है, लोगों को क्या, देशों को, ठीक है, वो वाली अपनी नीति अपना रहा है. ठीक है, तो अपने डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है. तो उसके बाद एक बार इतना लोन ले लेंगे, फिर उससे चुकाने के लिए क्या नाम है, हमेशा चाइना की बात माननी पड़ेगी. ठीक है, तो इंडिया का थोड़ा यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं, होने के चांसेस क्या हो भी गए हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. लाइट हाउस एक्ट इज एन एक्ट रिलेटिंग टू द प्रोविजन, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ लाइट हाउस. इट वॉज इनेक्टेड अंडर ब्रिटिश रूल इन 1927. ठीक है, तो कुछ लाइट हाउस एक्ट की बात कर रहा है. और दूसरा बात ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, अंडर लाइट हाउस एक्ट लेवीज लाइट ड्यूटीज ऑन द फॉरेन गोइंग शिप्स अराइविंग एट और डिपार्टिंग फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया. ठीक है,
तो भैया इसमें पहली स्टेटमेंट तो सही कह रहा है, पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है वो तो एकदम सही है, ठीक है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, किसी तरीके की कुछ भी कहने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये तो पहली सही है बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी ओनली वन, ठीक है। तो ए विल बी द ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1927 का एक्ट आगे अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एड्स टू नेविगेशन बिल गवर्नमेंट लेके आई है, इसमें क्या किया जा रहा है, ठीक है, इसमें जितने भी तरीके के जो एड होते हैं जो ट्रैवल के लिए काम आते हैं, नेविगेशन के लिए काम आते हैं, उनसे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो लाइट हाउस हो, बॉक्स हो, फॉग सिग्नल हो, डे बीकन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये किसके अंडर है सब, लाइट हाउस एक्ट 1927 ब्रिटिश के टाइम पे आया था, ठीक है। तो इसी को अमेंडमेंट करने की थोड़ी बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी सबसे ये पूरे पॉइंट है। तो इसमें ये पॉइंट आपका सामने ये रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास अभी लाइट हाउस एक्ट के अंडर प्रोविजन है लेवीज लगाने की, ड्यूटीज लगाने की, कोई भी फॉरेन गोइंग शिप जो है कहाँ से, अगर वो इंडिया आता है या इंडिया से बाहर जाता है किसी भी पोर्ट से, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना कि स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, प्रेजेंटेड इंडिया सेकेंड वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू at United Nation High Political Forum on Sustainable Development 2020, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, इट इज अ फॉरमोस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू फॉलो अप द रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये बात ये कह रहा है और हमें बतानी है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कोई भी रिपोर्ट कौन बना रहा है, क्या सबमिट कर रहा है, नीति आयोग है ये, ठीक है, पहली बात तो ये नीति आयोग है भाई, आप तो गलत है महाराज। दूसरी बात है ये 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहां से हो गए बंधु, ठीक है, तो इसमें यहां पे फंसाया गया है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी, नन, ठीक है। तो वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू जो है नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है कहां पे, कहां प्रेजेंट किया है, HLFP पे, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, ठीक है, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020। तो ये पहली रिपोर्ट नहीं है जो नीति आयोग ने की है, ये दूसरी रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट 2017 में वो कर चुका है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या काम करती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा काम देखती है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितनी ज्यादा फास्ट कर रहा है कोई देश, कितना काम कर रहा है, उन सबसे रिलेटेड पूरी की पूरी चीजें कौन देखता है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम देखता है, ठीक है। तो रियो समिट 20 में ही आया था, ठीक है, द फ्यूचर वी वांट में ही ये आया था, इसका पैदाइशी वहीं हुई थी, ठीक है। एनुअली मीट करती है, ठीक है, अंडर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर, ठीक है, और रिव्यू करती है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है वो 10 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, चलो बढ़िया। और फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ल्ड में हुआ है व्हेन फिश क्रायो बैंक इस्टेब्लिश्ड है, ये एस्टैब्लिश्ड नहीं है, इस्टेब्लिश्ड है इन इंडिया, ठीक है। तो क्या नाम है, अब भाई देखते हैं इसमें। तो हाँ भाई पहला तो सही है, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे बनाया जाता है, एकदम सही है। सेकंड है फर्स्ट टाइम हुआ है वर्ल्ड में कि फिश क्रायो बैंक्स बनाए जा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो ये भी एकदम सही है भाई, इंडिया में पहली बार, पूरे वर्ल्ड में ही पहली बार बनाया जा रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। 10 जुलाई को क्या बनाया जाता है, फिश फार्मर्स डे बनाया जाता है, साइंटिस्ट थे उनकी यादगार में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, हाइपोफाइसेशन किया था, मतलब वही ब्रीडिंग के लिए किया था मछलियों की, ठीक है, जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो फार्मर्स का, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट क्रायोमिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसका सीमेन रोक के रखेंगे और फिश की क्वालिटी को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्रायो बैंक बनाया जा रहा है कहाँ पे, इंडिया में बनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, इसे देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बंधु लोगों, चलो देखते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन निकालना है। द ऑकरेंस ऑफ हाई फायर इंटेंसिटी एट द लो एल्टीट्यूड Himalayan region may be due to the plant species in the area and proximity to villages, ठीक है। हाँ तो कुछ प्लांट स्पीशीज होती है, हमें मालूम है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो आग लगाने के कुछ ज़्यादा ही कारण होते हैं, ठीक है, तो ये एकदम सही है। और उसके बाद विलेजेस के पास होना आम बात है, विलेज लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, आग जलाएंगे, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है ये देखिए, ये जो आया है ये क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से ज़्यादा ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया। यूपीएससी पहले भी इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है द नॉर्मलाइज्ड बर्न रेशियो इज एन इफेक्टिव बर्न इंडेक्स, ठीक है, कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई बर्न रेशियो इन लार्ज फायर जोन, ठीक है। तो बात कर रहा है नॉर्मलाइज, हाँ ये एकदम सही स्टेटमेंट है। चलिए
थर्ड देखते हैं, इन नॉर्मल कंडीशन हेल्दी वेजिटेशन exhibit a very low reflectance in near infrared spectra region and considerably high reflectance in short wave infrared spectral region। ये गलत है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, लो के बदले हाई है, हाई के बदले लो है, तो थर्ड विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2, यानी सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यही है। फर्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, तो 54% जो एरिया इंडिया के में वो फायर प्रोन है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड खासकर, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें निकल के आई है, इसमें बात हमें देखनी है नॉर्मलाइज बर्न रेशियो से क्या पता कर सकते हैं कि भैया फायर जहाँ पे लगी उस एरिया का अच्छा खासा हम लोग बारे में उसके लिए जान सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग का इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें यही है कि हेल्दी वेजिटेशन और जो जला हुआ है दोनों के बीच में थोड़ा रिमोट सेंसिंग अलग तरीके से देखती है, उसी को हम लोग समझते हैं कि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में जो लास्ट की 2 स्टेटमेंट थी वो इसी से रिलेटेड थी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर सोशल बैकवर्ड क्लास। तो सोशल बैकवर्ड क्लास में क्या क्या आएगा, SC आएगा, ST आएगा, PWD आएगा या ऑल ऑफ द अबव आएंगे, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा टफ बनाया जा सकता था, ये तो यहाँ पे सिंपल बना के दिया गया है करंट अफेयर से रिलेटेड करके, बट इसको टफ बनाना होता तो बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं था। इन सबको ऑप्शन 1, 2, 3 कर दिया जाता और फिर उसके बाद बताया जाता ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 3, ठीक है, ओनली 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 तो हो गया, 1 and 3 हो गया, 2 and 3 कर देते और लास्ट में आपका होता क्या नाम है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तब ये बड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई SC तो है ही, ST तो है ही, तो PW तो ये दोनों होने ही है, तो ऑप्शन बन ही नहीं रहा, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये अभी आया है रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी करेक्ट आंसर डी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंट जजमेंट में कहा है कि भैया जो दिव्यांग है वो भी क्या है, डिसेबल ही है, मतलब डिसेबल जो है वो भी सोशल बैकवर्ड क्लास ही है, कैसे SC और ST के जैसे, ठीक है, तो उनको भी रिजर्वेशन मिले, ठीक है। तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 46, ये सारे के सारे इनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात कुछ यहाँ पे कही गई है, रिलेवेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि क्या आर्टिकल कौन सा इसमें क्या कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेट ग्रिड, ठीक है। तो नेट ग्रिड जो है ये किसके अंडर काम करती है आपको ये बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडियन आर्मी या फिर DRDO के अंडर, ठीक है। तो नेट ग्रिड से रिलेटेड अभी वापस न्यूज चली रही थी, ठीक है, काफी ज्यादा, ठीक है, दुबे जी के बाद जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद में, ठीक है। तो किसके अंडर आती है, तो ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है नेट ग्रिड, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कि किसके अंडर है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है, ठीक है। तो क्या नाम है इसमें देखो, जितनी भी पूरा डाटाबेस जो होता है सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो सारा डाटाबेस इसमें मिला के रखते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली नेट ग्रिड ने अपने आप को CCTNS के साथ लिंक कर दिया है, और CCTNS में क्या है भैया, जितने भी थाने हैं इंडिया में, ठीक है, उन सब में क्या है जो FIR लॉन्च होती है वो CCTNS के अंडर ही होती है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। तो ये बात आपको कुछ ध्यान यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इंडिया में टोटल थाने कितने, कुछ ऑल अराउंड 14,000 थाने हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ आप थोड़ा सा हल्का सा फैक्ट्स ध्यान रख सकते हैं कि 1 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 14,000 थाने हैं, ठीक है, 1 times 100,000 10,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद करते हैं, फाइंड द करेक्ट अबाउट हिमालयन वियाग्रा। हिमालयन वियाग्रा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है इट इज नोन फॉर इट्स एफ्रोडेसिक एंड रिजुनोवेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ सही है, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। हम हिमालयन वियाग्रा का सब लोग आप जानते ही हैं, ठीक है। जब भी आप लोग मसूरी गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, वहाँ पे ऐसे ही वेंडर्स बेचते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, IUCN ने इसे वनरेबल कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, एकदम बढ़िया बात है, सही है। और ये एक एल्गे नहीं है, इट्स अ फंगस, ठीक है। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो C विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली 1 and 2 विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, एकदम बढ़िया है। और क्या नाम है, इसे क्या है, ये एक फंगस है, ठीक है। IUCN ने इसको वनरेबल कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है, यह बात को ध्यान रखनी है। हिमालयन और तिब्बत रीजन में चाइना, भूटान, नेपाल और इन सब एरियाज में ये मिलती है, काफी महंगी होती है, ठीक। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चूरचांदपुर माओ फॉल्ट और मार्ट फॉल्ट, ये दोनों अभी अर्थक्वेक के जो रीजन बने हैं इंडिया में, किस एरिया में बने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, ज्योग्राफिकल लोकेशन, फिर से ज्योग्राफिकल लोकेशन क्वेश्चन है। इस तरीके के आते रहते हैं, आप देखिए सारे फॉल्ट थोड़ी ना याद रखने हैं, बट ये करंट अफेयर में आया इसलिए इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है।
तो कहाँ पे ये अर्थक्वेक लेके आया, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में या फिर नॉर्दर्न इंडिया में। तो ये कहाँ लेके आया है, देखिए ये सब है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो आम बात है ईस्टर्न साइड में क्या लेके आया है, ये अर्थक्वेक लेके आने के कारण ये दोनों फॉल्ट बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट देखते हैं, रुकिए एक मिनट। तो कहाँ पे भाई एपी सेंटर, देखिए अभी रिसेंटली मिजोरम में क्या देखने को मिल रहा है, अर्थक्वेक देखने को मिला, ठीक है। एपी सेंटर रहा म्यांमार में, ठीक है। तो वहाँ पे दो फॉल्ट है, चंदोरपुर माओ फॉल्ट और मठ फॉल्ट, ठीक है। तो ये दोनों फॉल्ट वहाँ पे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 11वां क्वेश्चन अब आपके सामने है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सब सी पावर केबल, अभी वो कंस्ट्रक्शन उसका किया जा रहा है, वो किस कंट्रीज के बीच में किया जा रहा है, ठीक है। ब्रिटेन डेनमार्क, ब्रिटेन जर्मनी, ब्रिटेन फ्रांस या फिर ब्रिटेन स्वीडन। तो ये किया जा रहा है ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में किया जा रहा है, किसके बीच में, ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी वर्ल्ड की, ठीक है, और 767 किलोमीटर की होगी, और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को ट्रांसफर करने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए हटा दीजिए, इट इज अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप, ठीक है, अ लिटिल नोन कम्युनिटी विद इन द लार्जर आदि ट्राइब ऑफ, ठीक है। तो एक ट्राइब की बात हो रही है, थोड़ा यहाँ पे उसका मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो वो कहाँ से रिलेटेड है उसे हम आगे देख लेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो वो चीज़ ही हट गई यहाँ से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं उसका क्या है रिलेटेड यहाँ पे। तो तंगमास से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है, किससे रिलेटेड था, तंगमास से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या है, इनके रिलेटेड एक बुक रिलीज की गई है, बुक मतलब नहीं है हमारा मेन मतलब है कि भाई ये क्या है, एक तो ये आदि ट्राइब में नहीं आते, पहली चीज ये ध्यान रखना है, कहाँ पे रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश पे रहते हैं, और ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ये ध्यान रखना है। और इनकी जो लैंग्वेज है उसे क्या किया है, यूनेस्को ने क्रिटिकल एंडेंजर्ड घोषित किया है, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, इसे पूरी तरह पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। तो अभी हमने जस्ट किया ही था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट ये कह रहा है, इट इज द फर्स्ट वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिटेड बाय, नहीं ये फर्स्ट नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना था पहला है कि नहीं है, तो ये सेकंड है, ठीक है। पहली बात तो ये गलत स्टेटमेंट है। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग, ये एकदम सही है, तो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, कोई संकोच की बात नहीं है, एकदम बढ़िया बात है, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है, इन इंडिया द कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आर ऑल्सो कॉल्ड सोशली बैकवर्ड, एकदम सही बात है, हमने जस्ट पहले किया है। दे आर एंटाइटल्ड फॉर द सेम बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन एज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एकदम सही बात है, ये पूरी की पूरी एकदम सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, कोई इसमें दुविधा की बात नहीं है। चलिए अब 15th क्वेश्चन वही तंगमास के ऊपर किया हमने, ठीक है, तो वहां पे सारी चीजें पढ़ ली, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तंगमास आर अ कम्युनिटी विद इन आदि ट्राइब, नहीं ये विद इन आदि ट्राइब नहीं है, ऑफ अरुणाचल प्रदेश, विद इन, अच्छा क्या कह रहा है, विद इन आदि ट्राइब, सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इन आदि ट्राइब, हाँ तो विद इन आदि ट्राइब ही है, ठीक है, विद इन आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट है, एज पर द यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, हमें मालूम था लैंग्वेज कम्युनिटी है, तंगमा एंड ओरल लैंग्वेज इज मार्क्ड एज क्रिटिकल एंडेंजर, हाँ सही बात है, एकदम बढ़िया है, दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। तो ठीक है, तो बी नहीं, अच्छा नॉट करेक्ट आपको निकालना है इसमें, गिवन इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या होगा, नाइदर 1 and 2, ठीक है। तो दोनों ही क्या है आपको बताना है, दे आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो नॉट करेक्ट क्या, तो नाइदर 1 and 2 ही हुआ, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जितने हमारे डेली एमसीक्यू थे वो तो हमने खत्म कर लिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक करते हैं अपना, तो स्टैटिक में हमको अभी तक अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसे हम खत्म कर चुके हैं, और अब हम आ जाएंगे अपने डीपीएसपी पे जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है हमारे वो कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में आते हैं, ठीक है। आराम से समझते हैं डीपीएसपी के बारे में, ठीक है, थोड़ा आसान भी है, थोड़ा दिक्कत वाली चीज भी है, ठीक है। इंस्पिरेशन किससे लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी इंस्पिरेशन ली है, जिसने खुद इसे कॉपी कहां से किया था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इसे, जिसने खुद कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा, डीपीएसपी को नोवेल फीचर का है, क्या कहा है, नोवेल फीचर का है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं दोनों क्या है, फिलॉसफी, सोल और कंसाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये नॉर्मल स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है और कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसेंशियल है गवर्नेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, इसेंशियल है गवर्नेंस के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या हैं डीपीएसपी के, ठीक है। तो पहली बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को। इसमें स्टेट को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि भाई अगर आपकी हिम्मत है, आपकी औकात है, तो आप कृपया करके ये काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा डीपीएसपी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टेट के पास बजट है, पैसा है कि नहीं है। शुरुआत में इन्हें फंडामेंटल राइट्स में डालने की कोशिश की जा रही थी, बट उस टाइम हमारी कंट्री के पास इतना बजट नहीं था, तो इन सब राइट्स को डीपीएसपी में डाल दिया गया कि भैया जब स्टेट के पास पैसा होगा, हिम्मत होगी, तो वो उसे करेगा। एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं, दारू, ठीक है। तो अगर दारू पे जैसे बिहार में क्या किया गया, शराबबंदी कर दी गई, ठीक है। तो बिहार में शराबबंदी कर दी गई तो उसके कारण जो रेवेन्यू आता था बिहार को, बहुत कम आया, ठीक है, आएगा। तब वो रेवेन्यू जो नहीं आ रहा है वो क्या है, लॉस है बिहार का। बट डीपीएसपी ये कहता है कि किसी भी तरीके से इंटॉक्सिकेंट्स को रोकना है, तो ठीक है। तो अगर आप इसे रोक रहे हैं तो आप अपना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप इसे कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करता है, ये रिजेंबल करता है क्या इंस्ट्रूमेंट जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वॉइसराय के, तो उसी के जैसे ये चीज यहाँ पे भी कही जाती है, ठीक है। दोनों का एक जैसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या स्टैब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। अब आर्टिकल 37 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि भैया ये फालतू नहीं है, ठीक है, ये काम क्या है, these are fundamental in the governance and it shall be duty of the state to apply these principle in making laws, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है किसी भी लॉ की चेक की जा पाएगी आर्टिकल 37 के अंडर, अगर देखा जाए कि वो क्या है भाई, अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 37 क्या करता है, वैलिडिटी ऑफ लॉ जो है वो सही है कि नहीं है इसे देखने के लिए मदद करता है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, डीपीएसपी कैन बी कंसीडर एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इसे कहता है सुप्रीम कोर्ट कि भैया इन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस माना जा सकता है इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 और 19। तो 14 और 19 के रिस्पेक्ट में इन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस माना जा सकता है, ठीक है। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ बात करते हैं डीपीएसपी की। देखिए कोई क्लासिफिकेशन ऐसे मौजूद नहीं है, बट ऐसा पढ़ने के लिए हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, कि कुछ सोशलिस्ट बांटे हुए हैं, कुछ गांधीयन बांटे हुए हैं और लिबरल इंटेलेक्चुअल बांधे हुए हैं। तो ये आपके सामने केवल वैल्यू दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये है, ठीक है। ऐसा क्या आपको ध्यान रखना है, हाँ ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, कारण यह है कि बंधु इसमें रोना नहीं है, ठीक है। समझना है जब आगे पूरे डीपीएसपी हैं तो सारे डीपीएसपी रटने होंगे, उनके आर्टिकल पता होने चाहिए, तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तो यहां से ही अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से वैल्यू ना रट के वहां पे पूरा आर्टिकल ही पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कुछ अमेंडमेंट हुए, ठीक है। तो सबसे पहला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ने कुछ ऐड की डीपीएसपी। एक तो आर्टिकल 39 में, एक आर्टिकल 39A में, एक आर्टिकल 43A और एक 48A, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भी आर्टिकल 38 में अमेंडमेंट किया और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट किया और 97th ने 43B में अमेंडमेंट किया। तो ये सारे अमेंडमेंट हुए हैं किसमें, आपको ध्यान रखने हैं, किसमें, आपके डीपीएसपी में। अब ये बात यहाँ पे हम इसलिए क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि अभी भैया इनको हमें आगे डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करना है तो आगे डिस्कस करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि देखिए 42 के थ्रू ये सारे आए हैं और बाकी ये लोग तीनों अलग से आए हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन ही जाता है। चलिए तो हम देखते हैं सारे आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल 36, ठीक है। तो इस 36 में वही बात कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो आर्टिकल 12 में है, ठीक है। आर्टिकल 12 में क्या डेफिनेशन जो दी है वही कि भैया जहां पे भी गवर्नमेंट की चवन्नी लगी है वो सब क्या है, स्टेट है, क्या है, स्टेट है। तो हर चीज वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आप ध्यान रखिएगा कि हर एक जो ये प्रोविजंस हैं, जितने भी डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, इनके बीच में हम लोग प्लस साइन इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। कि भाई देखिए दो चीजों को एक साथ लेके चलते हैं, तो हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। प्लस साइन में एक चीज खत्म, सेकंड चीज में एक चीज खत्म, तो इसमें से कोई ना कोई एक होगी जो अमेंडमेंट के थ्रू आई होगी। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ तरीके से इस तरीके से ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, ठीक है। तो इसे तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसे प्रूव करने के लिए काम आता है। तो ये क्या कहता है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, क्या है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस। तो इससे सुप्रीम कोर्ट इसमें चेक कर सकता है, इसका यूज करके किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। तो एनफोर्सेबल नहीं है वो बात अलग है, बट द प्रिंसिपल, देखो यहाँ पे बट लगाया, बट द प्रिंसिपल देयर इन लेड डाउन आर नेवरलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws। देखिए डीपीएसपी क्या है, जैसे हर चुनाव में क्या होता है, हर एक
पार्टी अपना बताती है कि भाई हम ये तोप फोड़ देंगे, वो तोप फोड़ देंगे। तो ये पहले से ही तोपें दी गई हैं हर एक पार्टी के लिए कि आपको ये तोपें फोड़नी है, ठीक है। तो उस तरीके से सबके लिए ये पहले से ही एक मेमोरेंडम, पहले से ही उनका ज्ञापन पत्र पहले से ही पास होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 38 क्या कहता है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो देखिए 36, 37 में तो कोई नहीं है। अब ये 38 क्या है आपका, देखिए सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है, ये सब चीजें कह रहा है, तो ये क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो हर एक को ऐसे डिवाइड करते चलिए, बस आप ध्यान रखिए कि ये क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो क्या बात कर रहा है, सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या है, 2 पॉइंट है। स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग and protecting as effective as it may be social order in which the justice, socio-economic, political shall inform all institution of the national life, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है आर्टिकल 38 क्या कहता है। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है, अब देखो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, क्या करना है इसमें, मिनिमाइज करना है इनइक्वालिटीज को, किसमें, इनकम में, ठीक है। एलिमिनेट करना है इनइक्वालिटीज को, किसमें, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में, एंड नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो अमंग ग्रुप्स ऑफ पर्सन रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरिया एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस। ये सारी बात यहाँ पे सोशल ऑर्डर से रिलेटेड चीजें कहता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा हो गया आपका क्या, 2 पॉइंट्स हो गए कि एक तो आपका ये हो गया सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, और दूसरी बात क्या है आपका, क्या करना है इसे, सोशल ऑर्डर सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है और इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है। तो प्लस आपकी इनइक्वालिटी यहां पे आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं जो आर्टिकल 38 कहता है। तो ये क्या है, एक आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंडर जो ये सेकंड प्रोविजन आया है, ये वाला किससे ऐड किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे डाला गया है, किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, जैसे ये वाला है आर्टिकल 38 क्या है, सोशलिस्ट है, ठीक है, दूसरा कोई प्रिंसिपल नहीं है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सोशल ऑर्डर, आप इस तरीके से शॉर्ट नोट बना लेंगे, सोशल ऑर्डर, जो बाद में हम लोग करके भी देंगे। और उसके बाद क्या है, आपको क्या करना है, इन इक्वालिटी को रिड्यूस करना है। अब इन इक्वालिटी क्या है, 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से एकदम शॉर्ट नोट अपने बनाइए, ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बाकी आगे भी प्रोवाइड किए जाएंगे शॉर्ट नोट, बट यहाँ पे तो डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की, ठीक है। तो आर्टिकल 39 भी क्या है आपका, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अब ये कहता है सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें ये कह रहा है कि कुछ पॉलिसीज हैं जो स्टेट को फॉलो करनी होंगी, ठीक है। पहला इसमें ABCD आपको ये सब ध्यान रखना होगा। और हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने बार बार देखा था 39B और 39C, इन दोनों ने बड़ा दुखी किया था वहां पे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। तो ये 39B ये रहा और 39C ये रहा कि अगर इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो 14 और 19 में आर्टिकल में प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसे ध्यान रखने के लिए देखिए बेसिकली तौर पे आप एक तरीका ध्यान रखिएगा, LDC गोज टू PHC, ठीक है, पब्लिक हेल्थ सर्विस, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क गोज टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। चलिए तो ये कह रहा है, पहला कह रहा है द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, तो L से आपका लाइवलीहुड। दूसरे से दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट एज सर्विस द कॉमन गुड, तो दूसरी बात कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तीसरी बात कह रहा है इट इज दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो C हो गया आपका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान रखना है लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है गोज टू PHC, तो P में क्या आ रहा है देखिए, तो ये दोनों जब इन दोनों को अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी तो 14 और 19 में क्या होगा, आपके प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है D, देयर शैल बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड वुमेन एंड मैन, ठीक है। तो ये क्या है, पे से रिलेटेड हो गया, तो ये आपका P आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन वुमेन एंड टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड द सिटीजन आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ एलोकेशन अनसर्टेज, ठीक है। आपको ध्यान रखना है हेल्थ से रिलेटेड बात है,
स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स की बात है, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ से हेल्थ से ध्यान रहेगा, और लास्ट में है एफ, आपको ध्यान रखना है, आपको ABCDEF पूरा ध्यान रखना है। दैट चिल्ड्रन, बस आप ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी मिले, फैसिलिटी मिले डेवलप करने की हेल्दी मैनर में, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ डिग्निटी से पूरी चाइल्डहुड को अपने जीने की और बाकी सब चीजों की, ठीक है। तो ये पूरी बात कहता है एफ, ठीक है। तो LDC गोज टू PST। तो L फॉर लाइवलीहुड, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, C फॉर कंसेंट्रेशन को रोकना है, P फॉर पे हो गया, H फॉर हेल्थ हो गया, C फॉर चिल्ड्रन हो गया। तो इस तरीके से आपको 39 ABCDEF को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बचे हुए जितने हमारे आर्टिकल हैं इससे रिलेटेड, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अभी क्लास को रुकिए। तो अभी हमारे जो भी हैं, तो प्लीज डाउनलोड Unacademy ऐप, एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, एंड दिस इज माय कोड आलोक YT, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट पाने के लिए, किस पे, आपने Unacademy सब्सक्रिप्शंस पे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।